दोस्तों स्टॉक एनालिसिस करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो उनमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए फंडामेंटली, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक एनालिसिस करना सबसे अलग बात है। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटली एनालिसिस करने वाले हैं। अभी फंडामेंटली एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते, स्विंग ट्रेडिंग करते, तो फंडामेंटली कंपनी हमें स्ट्रांग होनी चाहिए। उनमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, वो इन डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम फंडामेंटली सब एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी बातों को हमें देखना चाहिए, जो कि मैं देखता हूँ खुद और यहाँ से बढ़िया रिजल्ट भी मैं निकालता हूँ। वही मैं आज के वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किन किन पैरामीटर पर हमें ये कंपैरिजन करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपने एक बार एक समझ लिया तो आपको आगे चल के किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए। फंडामेंटली आप खुद से ही यहाँ पे फंडामेंटली बढ़िया से बढ़िया स्टॉक एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉलम है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या रहती है, उस कंपनी की ओवरऑल वैल्यू। तो कितना दिखाई दे रहा है, 10,97,758 करोड़। यहाँ पे वो फिगर करोड़ में है दोस्तों। अभी आपने सोचा कि एचडीएफसी बैंक मुझे खरीदनी है, तो इतनी वैल्यू आपको उस बैंक के लिए देनी होगी दोस्तों। करंटली बहुत लोगों को लगता है शेयर की वैल्यू पे कंपनी बड़ी या छोटी रहती है, यानी शेयर की वैल्यू बहुत बड़ी है तो यहाँ पे कंपनी बहुत महंगी है, शेयर की वैल्यू कम है तो यहाँ पे कंपनी सस्ती है। ऐसा नहीं है, गलत व्यू रहता है दोस्तों। राइट तरीका कौन सा है, मार्केट कैप आपको उस कंपनी की देखनी चाहिए। अभी मार्केट कैप कम रही तो स्मॉल कैप या मिड कैप रह सकती, मार्केट कैप कभी ज़्यादा रही तो यहाँ पे लार्ज कैप या मेगा लार्ज कैप कंपनी हम इसे कह सकते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पे मार्केट कैप देखना ज़रूरी है। अगला कॉलम है दोस्तों करंट प्राइस, यानी आज एचडीएफसी बैंक का एक शेयर की प्राइस क्या है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मुझे एक शेयर परचेस करना है तो मुझे इतनी वैल्यू वहाँ पे देनी होगी। अगला कॉलम है 52 वीक हाई और 52 वीक लो का, यानी एक 52 वीक में वो हायर प्राइस कहाँ तक गई थी और लोअर प्राइस में कहाँ तक आई थी शेयर प्राइस। ये देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि करंट प्राइस हाई और लो के बीच में कहाँ पे ये देखने के लिए ये इसकी ज़रूरत हमें गिरती है, इसलिए हमें हाई और लो देखना यहाँ पे ज़रूरी है। अगला कॉलम है सेक्टर पी, यानी एचडीएफसी बैंक का पी कितना है, 16.1 पैसा दोस्तों। यानी 1 रुपया कमाने के लिए यहाँ पे लोग 16 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। पीई रेशो एक्चुअल वैल्यू रेशो है। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि कंपनी का शेयर ओवर वैल्यू है या लोअर वैल्यू है। ओवर वैल्यू कभी रहा तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना गलत है दोस्तों। ऑलरेडी उसकी प्राइस हायर रेंज पे है। हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अंडर वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ग्रोथ होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बेसिक पैरामीटर है 18 से 20 के ऊपर कभी पी रेशो रहा तो वो ओवर वैल्यू है, उसके कभी नीचे रहा तो वो अंडर वैल्यू है। और इसका कंपैरिजन किया जाता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किससे कंपैरिजन किया जाता है और उससे हमें पता चलता है कि वो ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। तो अभी हम आगे देखने वाले बुक वैल्यू, वो वहाँ पे हमें दिख रही है 519। इसको एक्चुअल हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं कंपनी का। तो ये पर शेयर कितनी वैल्यू है ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। बुक वैल्यू को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, कंपनी के पास जो भी एसेट है उसमें से कंपनी की जो लायबिलिटी है उसको माइनस करके जो प्राइस आने वाली है उसको कभी हमने पर शेयर से डिवाइड कर लिया तो जो वैल्यू दिखने वाली है वही ये बुक वैल्यू है दोस्तों। बुक वैल्यू का इस्तेमाल हम शेयर का वैल्यूएशन निकालने के लिए कर सकते हैं। बुक वैल्यू और शेयर वैल्यू आसपास रही तो इसे हम कह सकते हैं ये अंडर वैल्यू है, पर इससे ही नहीं, हमें और भी चीज़ें यहाँ पे देखना ज़रूरी है, पर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अभी अगला कॉलम हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि डिविडेंड यील्ड, वो हमें दिखाई दे रहा है 1.31%। तो यहाँ पे करंट प्राइस क्या है दोस्तों, करंट प्राइस में कभी हमने इन्वेस्टमेंट किया तो ईयरली हमें इस रेशो में यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। अभी दोस्तों आगे हमें सबसे ज़रूरी 2 रेशो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है
ROCE और दूसरा है ROE। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फर्स्ट देख लेते हैं ROCE। तो दोस्तों कंपनी के पास कितना कैपिटल था उसके रेशो में कंपनी ने एक साल में कितना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है ये हमें बताता है। जनरली ऐसा देखा गया है दोस्तों, ROCE कभी 20 के ऊपर रहा और एक ही साल नहीं हर साल में, तो वो कंपनी बहुत ही बढ़िया मुनाफा यहाँ पे कमा रही है। कभी ऐसा हो सकता है कि एक साल में बहुत ही स्पाइक आ जाता है तो वहाँ पे हमें अच्छा दिखाई देगा, पर ये हमें रेगुलर हर साल में दिखाई देना चाहिए, तो वो कंपनी सबसे बढ़िया है। ROE को भी सेम क्राइटेरिया है दोस्तों, वो भी 20 के ऊपर कभी रहा तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कंपनी का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिजनेस भी है। तो यहाँ पे हमें 6.24 का दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ खास नहीं है दोस्तों। ROC का कभी फुल फॉर्म हमने देखना चाहा तो दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ROC का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। और ROE का मतलब क्या है दोस्तों, जो ही शेयर होल्डर का यहाँ पे पैसा लगा है तो साल में उस शेयर होल्डर के पैसे में कंपनी की यहाँ पे कितना हमें रिटर्न दे रही है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे भी वो 20 के नीचे, तो इतना कुछ खास नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या देखा कि कंपनी के पास कितना कैपिटल है उससे वो कितना जनरेट कर रही है प्रॉफिट साल में, और दूसरे कॉलम में हमने क्या देखा शेयर होल्डर का जो पैसा कंपनी के पास है उससे कंपनी साल में कितना प्रॉफिट कर रही है। ये दोनों बात हमें ध्यान देना जरूरी है दोस्तों, कंफ्यूज होना नहीं है। तो ये एक ही साल के देखने नहीं है, हमें पिछले 2-3 साल के देखने, और कौन सी भी कंपनी का आप एनालिस कर रहे हैं तो ये आपको देखना जरूरी है। अभी अगला कॉलम है फेस वैल्यू, जो कि है 1 रुपीज। इसे इस प्रकार हम समझ सकते हैं, कंपनी का जो अकाउंट है उसके रिगार्डिंग कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है। ये शेयर वैल्यू नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है दोस्तों। कंपनी के अकाउंट के हिसाब से सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू आती है उसे हम फेस वैल्यू यहाँ पे कहते हैं। ये जनरली कंपनी के इंटरनल प्रोसेस के लिए काम में आता है, क्योंकि कंपनी इसके ही बेस पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है दोस्तों। अभी जितने भी हमने यहाँ पे पैरामीटर देखे दोस्तों, ये यहाँ पे इस स्कैनर पे बेसिक है, पर यहाँ से आगे जो भी लगाए वो मैंने खुद से लगाए हुए हैं, और वो कितने इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको अभी आगे बताने ही वाला हूँ। तो अगला है दोस्तों इंडस्ट्रियल पी रेशो। तो वो कितना है 12.4। मैंने पहले भी बोला था पी रेशो को हम कंपैरिजन कर सकते, तो किससे कंपैरिजन करना है, इंडस्ट्रियल पी रेशो से। अभी इंडस्ट्रियल पी रेशो यानी क्या है, जो कंपनी हम देख रहे वो कौन से इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के सब कंपनी का मिला के यहाँ पे इंडस्ट्रियल पी रेशो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे HDFC बैंक प्राइवेट बैंक में आते हैं, तो प्राइवेट बैंक जितने भी है दोस्तों, ICI, एक्सिस, उन सब बैंक का मिला के जो पी रेशो आता है वो यहाँ पे इंडस्ट्री का पी रेशो हमें दिखाई देता है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन किस प्रकार कर सकते हैं, इंडस्ट्री के पी रेशो से। कभी हम जो कंपनी देख रहे हैं उसका पी रेशो ज़्यादा है तो वो यहाँ पे ओवर वैल्यू है, और पी रेशो कभी कम है तो वो अंडर वैल्यू है। इस प्रकार हम यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले। मैं आगे आपको अदर बैंक के पी रेशो भी बताने ही वाला हूँ, तो डोंट वरी। एक बेसिक कंपैरिजन ध्यान में रखिएगा, इंडस्ट्री के पी रेशो से कम है तो अंडर वैल्यू, इंडस्ट्री के पी रेशो से ज़्यादा है तो ओवर वैल्यू। अभी अगला कॉलम है दोस्तों EPS। EPS यानी क्या, अर्निंग पर शेयर। इसे कभी समझना है तो इस प्रकार समझ सकते हैं, कंपनी एक शेयर पर साल में कितना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर रही है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 89.6 पैसे यहाँ पे एक साल में एक शेयर पे कंपनी ने प्रॉफिट बनाया हुआ है। अगला रेशो है दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो। ये सबसे ज़रूरी है, जब भी हम फाइनेंशियल कंपनी की हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ये रेशो सबसे ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल कंपनी कभी अच्छी होगी तो यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, पर कभी फाइनेंशियल कंपनी की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो यहाँ पे हमारा लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि 1% के ऊपर कभी ये रेशो रहा तो फाइनेंशियल कंपनी की हेल्थ अच्छी नहीं है, और 1 के नीचे कभी रहा तो यहाँ पे वो फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे अपने को देखने को क्या मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने को देखने को क्या मिल रहा है 7.39, यानी ये आज के कंडीशन में फाइनेंशियल मजबूत नहीं है। अगला कॉलम है दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, और एक शेयर आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें प्रोमोटर होल्डिंग दिख रही है 57.5%। सबसे पहले प्रोमोटर होल्डिंग क्या होती है वो जान लेते। प्रोमोटर होल्डिंग यानी क्या,
कि कंपनी के जो फाउंडर है उनका कितना परसेंटेज यहाँ पे स्टेक है। तो स्टेट बैंक में हमें 57.5% दिखाई दे रहा है। तो प्रोमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतरीन रहता है दोस्तों। कभी प्रोमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है तो वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ग्रो करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने वाला है, यानी उसका उस बिजनेस में इंटरेस्ट है। और कभी प्रोमोटर की होल्डिंग कम रही तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि उसके और अलग बिजनेस हो गए, तो इसीलिए वो इस बिजनेस में ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। और इसका और एक क्राइटेरिया है, कभी प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ रही है तो प्रोमोटर को उस बिजनेस में और ग्रोथ दिख रही है। बिजनेसमैन कब इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जब उसको उस बिजनेस में ग्रोथ दिखने वाली है। अभी सवाल आया एचडीएफसी बैंक का, यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग दिख नहीं रही, तो क्यों नहीं दिख रही है? तो आपके मन में सवाल आया होगा, इसमें तो प्रोमोटर ही नहीं, तो ये बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर XYZ कंपनी कभी मैंने खुद से बनाई हुई है और मैंने NSE और BSE पे उसे लिस्ट किया हुआ है। और NSE और BSE का रूल क्या है, मैंने कंपनी बनाई है इसलिए मैं उसका प्रोमोटर होता हूँ क्या? तो नहीं। मैं कब प्रोमोटर बनने वाला हूँ, कभी उस कंपनी में 25% से ऊपर कभी मेरे शेयर रहे तब मैं वो प्रोमोटर कैटेगरी में आने वाला हूँ। 20% के कभी नीचे रहे तो यहाँ पे हम प्रोमोटर की कैटेगरी में नहीं आते। तो अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसी कंपनी कौन चलाता है, उसमें तो प्रोमोटर ही नहीं है। तो यहाँ पे 20% के ऊपर जिनके पास स्टेक है दोस्तों, तो वहाँ पे वो मैनेजमेंट में आते हैं और वो वहाँ पे एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करते हैं और उनके बिहाफ में वो एम्प्लॉय वो कंपनी यहाँ पे चलाते हैं। जिन्होंने कंपनी बनाई है तो वो बोर्ड मीटिंग में रहते हैं दोस्तों और उनके बिहाफ में वहाँ पे एम्प्लॉय ये कंपनी चलाते हैं। और अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि ये प्रोमोटर होल्डिंग फिर किसके पास है, वो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। कभी आपने वो देख लिया तो ये शेयर कितना स्ट्रांग है वो आपको उस टाइम पता चलने वाला है। HDFC बैंक को प्रोमोटर नहीं है, ICICI बैंक को प्रोमोटर नहीं है, जोमेटो को भी प्रोमोटर यहाँ पे नहीं है दोस्तों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका क्या क्राइटेरिया रहता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस प्रकार इसे देखना जरूरी है। अभी अगला कॉलम क्या है, प्लेज परसेंटेज। अभी यहाँ पे प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग है और उस होल्डिंग में के कितने परसेंटेज वहाँ पे उसने प्लेज करके रखे हैं, यानी गिरवी रखा हुआ है। तो यहाँ पे धोखे की बात क्या है दोस्तों, कभी शेयर की प्राइस नीचे आई और उन्होंने जिसके पास गिरवी रखा हुआ है तो उनको वो बेचना पड़ सकता है। तो प्लेज की हुई होल्डिंग वो लूज कर सकते हैं और कभी लूज हुई तो यहाँ पे उनकी प्रोमोटर होल्डिंग भी कम होती हुई हमें दिखाई दे सकती है और ये बहुत निगेटिव इम्पैक्ट करता है कंपनी के लिए। और कंपनी को अपने शेयर गिरवी रखने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं कर रही है, इसलिए तो उन्हें गिरवी रखना पड़ रहा है। इसीलिए प्लेज शेयर नहीं होने चाहिए दोस्तों, ये भी देखना अपने लिए ज़रूरी है। और ऐसे कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, वो 1% से कम ही होना चाहिए। अगला कॉलम है दोस्तों डेटर डेज। इसमें जो रिकवरी का पैसा रहता है दोस्तों वो कंपनी को कितने देर के बाद मिलने वाला है वो कालावधि यहाँ पे मेंशन किया रहता है। इसके लिए मैंने अगले 3 ईयर का भी यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप कंपैरिजन देख सकते हो कि कंपनी को कितना पैसा आना था वो आ चुका है। अभी के डेट में कंपनी को कहीं से भी पैसा लेना नहीं है। इससे हम कंपैरिजन कर सकते कि कंपनी यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही है या नहीं। कभी ये 3 साल से ज़्यादा अभी भी रहता था तो ये निगेटिव साइन यहाँ पे रहता है। अभी अगला कॉल तो यहाँ पे रिजर्व, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2,88,000 करोड़ यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है। रिजर्व यानी क्या, ये कंपनी का टोटल जमा हुआ प्रॉफिट है। तो जो ये प्रॉफिट है तो कंपनी के पास 2 रास्ते रहते हैं। ये प्रॉफिट कंपनी खुद अपने पास रख सकती है, नहीं तो डिविडेंड के मार्फत अपने शेयर होल्डर को उसमें का कुछ परसेंटेज वो दे सकती है। अभी ये कंपनी अपने पास क्यों रखती है, क्योंकि आगे चल के जैसे कि HDFC बैंक है उन्हें अलग अलग ब्रांचेस खोलनी है, कुछ नए ATMs खोलने हैं, तो इसमें का पैसा वो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते। कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो ये पैसा वहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकती, इसीलिए वो रिजर्व अपने पास यहाँ पे रखती है। सिंपल डैट एक्सपांड करना है कंपनी को तो इसमें का पैसे से वो एक्सपांड कर सकती है। अगला है PEG रेशो, वो है 0.18। PEG रेशो एक इंटरेस्टिंग रेशो है दोस्तों। PEG रेशो को पॉपुलर किया था अमेरिका के
पीटर लेंस इन्होंने। ये रेशो हमें ये बताता है कि एक कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसकी ग्रोथ के कंपैरिजन में ये ज़्यादा है या कम है। जनरली पीटर लेंस ऐसा मानते थे, ये रेशो 1 के कभी नीचे रहा तो वो उसे अंडर वैल्यू मानते थे, और कभी 1 के ऊपर रहा यानी 1, 1.5, 2 तो वो ओवर वैल्यू ऐसा वो मानते थे, और इस तरीके के कंपनी से वो दूरी बना के रखते थे। इसलिए ये रेशो हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ उसकी वैल्यूएशन से ज़्यादा है या कम है, ये रेशो हमें ये बताता है। तो अगला क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज वो है 1.57। तो ये रेशो हमें ये बताता है कंपनी ने कहीं से पैसा उठाया है तो पैसा वो चुकता करने के लिए उसको कितना वो सिंपल होने वाला है। वो जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया रहता है। ये बहुत ही सिंपल है, यानी आपने कभी ज़्यादा ब्याज से पैसा उठाया और आप वो सिंप्लीफाई होके दे सकते, यानी आप कंपनी में उतनी ग्रोथ देख रहे हैं, नहीं तो फ्यूचर प्लानिंग आपकी उस हिसाब से हो रही है, इसलिए आप उतना पैसा वहाँ से उठा सकते हो। और कभी आपने पैसा उठाया और किसी रीज़न से कंपनी ने परफॉर्मेंस नहीं किया तो यहाँ पे हम वो इंटरेस्ट रेट पेड नहीं कर सकते, इसलिए जितना ज़्यादा रेशो होगा उतना बढ़िया। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने उतने परसेंटेज से वो पैसा उठाया हुआ है, ये यहाँ पे बताता है कि उसकी उतनी कैपेसिटी है, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। 3 के ऊपर कभी रहा तो बहुत ही बढ़िया रहता है दोस्तों। ऐसा एक बेसिक क्राइटेरिया है। अगला कॉलम है सेल ग्रोथ। अपन यहाँ पे 3 ईयर की देख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 ईयर की ग्रोथ क्या है, 11.8%। सेल ग्रोथ क्यों देखनी, क्योंकि एक बिजनेस की ग्रोथ सेल ही दिखाता है, वो उसकी ताकत रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, कितने लोगों तक वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे कि ये बैंक है, कितने लोगों को वो लोन दे रहे, कितने नए अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ से उनको फायदा होने वाला है। तो सेल ग्रोथ सबसे ज़रूरी है, और सेल ग्रोथ हर साल बढ़नी चाहिए, यानी वो बिजनेस हर साल बढ़ रहा है ये हमें पता चलता है, क्योंकि सेल ग्रोथ हो रही है यानी बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, यानी यहाँ पे अपने शेयर की भी वैल्यू बढ़ने वाली है। दोस्तों यहाँ पे ना सेक्टर की साइकिल होती है, यानी कुछ सेक्टर की कंपनी ठराविक पीरियड में बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है, ऐसे हर कंपनी करती है दोस्तों, और कुछ क्वार्टर के लिए उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। ऐसे टाइम पे हमें उस कंपनी का सेल देखना ज़रूरी है। सेल्स कभी ग्रो हो रहा है यानी वो कंपनी स्लो क्यों ना हो पर वो ग्रो कर रही है, और सेल्स बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा साइन है। अगला क्या है, करंट रेशो, जो कि है 3.38। करंट रेशो हमें क्या बताता है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का पेमेंट कंपनी कितनी इजी तरीके से कर सकती है। करंट रेशो 1 to 3 के बीच में होना अच्छा है। कभी 6-7% हुआ तो उसके पास जो भी एसेट है उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल यहाँ पे कर नहीं पा रही है, इस प्रकार इसे देखना ज़रूरी है दोस्तों। अभी अगला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो है 57.5%। इसे इस प्रकार देखा जा सकता है, कंपनी जितना सेल कर रही है उसमें के वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कितना कन्वर्ट कर रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, यानी 100 रुपये यहाँ पे सेल हो रहा है तो उसमें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना ले रही है, 47.5%। इससे हमें क्या पता चलता है, बिजनेस कितना स्टेबल है। देखो 1-2 क्वार्टर वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, बाद में उसका परफॉर्मेंस कम हो रहा है, तो ये ऐसा शेयर भी हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। तो कंपनी कितनी स्टेबल है ये देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते। अगला है NCAVPS। अभी इसका मीनिंग क्या है, नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर। इसे समझने के लिए कंपनी की जो करंट एसेट है यानी प्रॉपर्टी, उसमें हम यहाँ पे डेट और लायबिलिटी यानी कंपनी का कर्जा और कंपनी का खर्चा कभी हमने यहाँ पे माइनस किया तो कंपनी के पर शेयर में कितने रुपए बचने वाले ये हमें वो बताता है। कंपनी ने कभी अपने सब कर्जे और सब खर्चा यहाँ पे निकाल दिया और हर शेयर की कीमत यहाँ पे फाइनली ये बचने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे अगला है दोस्तों डेट, वो है 21,39,212 करोड़। कंपनी ने इतना कर्जा लेके रखा है। कभी भी कर्जा उसके मार्केट कैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे कंपनी से हमें दूरी बना के रखना ज़रूरी है। ऊपर हमने डेट टू इक्विटी देखा था, वो भी हमें वही बताता है क्योंकि वो ज़्यादा है।
तो यहाँ पे डेंट भी हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये कम होता हुआ भी हमें दिख सकता है क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी हाउसिंग बैंक यहाँ पे उनका मर्जन हुआ था, इसलिए हमें ये अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी फ्री कैश फ्लो क्या है कंपनी के पास, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्राइटेरिया है दोस्तों। तो ये पैसा एक्चुअली हम घर लेके जा सकते हैं, हम यानी जो प्रमोटर है वो ये पैसा घर ले जा सकते हैं। ये फ्री रहने वाली कैश फ्लो है दोस्तों कंपनी में। इसको समझने के लिए आपने कभी एफडी की और एफडी में कभी आपको 10,000 ब्याज मिला तो वो 10,000 आप लेके आ सकते हो, आपकी एफडी वहाँ कंटिन्यू रहने वाली है। तो ये हमारा प्योर प्रॉफिट रहता है। उसी प्रकार कंपनी का ये भी प्योर प्रॉफिट है। पर जब कंपनी की बात आती है दोस्तों, तो कंपनी ने तो प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है, पर कंपनी ये पूरा का पूरा ये कैश में भी नहीं रहता और कंपनी पूरा प्रॉफिट घर पे भी ले नहीं आ सकती क्योंकि कंपनी है दोस्तों। तो कंपटीशन भी बहुत सारे रहते हैं, तो कंपटीशन में कभी हमें टिकना है तो यहाँ पे नए नए इन्वेस्टमेंट, नए नए तरीके हमें बिजनेस के ढूंढने पड़ते हैं। कभी एक कंपनी ने अच्छा प्लांट खड़ा किया तो हमें भी उसके सामने कुछ ना कुछ अच्छा प्लांट खड़ा करना ज़रूरी है क्योंकि ये कंपटीशन है। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आने वाली है? नेट प्रॉफिट से। पर ये जो फ्री कैश फ्लो है ना, इसको हम घर लेके आ सकते हैं। यानी नेट प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो ये दोनों अलग अलग सेक्टर है। इसे और इस प्रकार समझ सकते हैं, ये एचडीएफसी बैंक को कभी हमने खरीदना चाहा तो मार्केट कैप के हिसाब से हमें यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। उतना पैसा देने के बाद हमें तुरंत प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, तो जो ये कैश फ्लो है दोस्तों, इतना प्रॉफिट हमें तुरंत यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने 2-3 तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो ये फ्री रहने वाली कैश है दोस्तों, इसे हम चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते। अभी अगला है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये वैल्यूएशन का एक रेशो है दोस्तों। बुक वैल्यू कभी 1 या 1 के नीचे रहा तो ये इसे हम कह सकते कि ये अंडर वैल्यू है। हमने ऊपर करंट वैल्यू और बुक वैल्यू देखी है, उसके परसेंटेज में ये कितना है ये हमें बताता है। अभी यहाँ पे लास्ट कॉलम है कैश एंड, यानी पिछले साल कंपनी के पास कितनी कैश थी, 1,97,148 करोड़। हमने यहाँ पे तो मार्केट कैप देखा है, रिजर्व भी देखा है। एक्चुअली कंपनी के पास पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड के वक्त कितनी कैश थी ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि कंपनी का तो प्रॉफिट बढ़िया था, पर इतनी कैश कैसे बची? क्योंकि वो प्रॉफिट उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और पिछले साल बचा हुआ पैसा इतना हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने मेजर फिल्टर यहाँ पे लगाए हुए थे और यहाँ पे हमने एचडीएफसी बैंक को पूरी तरीके से एनालिस किया हुआ है। पर यहाँ पे अपना एनालिस पूरा नहीं हुआ। अभी कभी हम यहाँ से नीचे आए तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप पी रेशो को देख सकते हो कि उसने किस प्रकार मोमेंटम की हुई है। पी रेशो किस प्रकार होना चाहिए मैंने बताया हुआ है। और नीचे आए तो ये इस कंपनी के प्रो और कॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यानी प्लस और नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद एचडीएफसी बैंक की कंपटीशन किसके साथ है वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि पी रेशो मैंने बोला था, उसी सेक्टर के हर एक बैंक का यहाँ पे पी रेशो हमें देखने को मिल रहा है। तो कभी आपको बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको देखना है किसका सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम पी रेशो हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा यस बैंक का दिखाई दे रहा है और सबसे कम एक्सिस बैंक का। तो ये कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ईयरली कितना डिविडेंड मिल सकता है, क्वार्टरली प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सब यहाँ पे देखने को आपको मिलता है दोस्तों। उसके साथ कंपटीशन में रहने वाले हर एक बैंक का यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार कंपैरिजन कर सकते एक ही शीट पे। जैसे कि आप मार्केट में मोबाइल देखने के लिए गए दोस्तों और एक ही फैसिलिटी होने के सिमिलर कंपनी के आप मोबाइल देखने वाले कि रैम कितना है क्या, उसी प्रकार आप यहाँ पे भी कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हो। और कभी आप नीचे आए तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि हर 3 मंथ बाद यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आपको कंपैरिजन करना है। अभी मैं इसमें डिटेल में जाने वाला नहीं, वीडियो बहुत ही बड़ा बन चुका है। कभी आपको डिटेल में जाना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो इसके रिगार्डिंग लाऊंगा। और कभी आप
और नीचे आए तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ये एक ही पेज पे आपको सब देखने को मिलने वाला है। तो अभी नीचे आपको बैलेंस शीट, ये भी आपको ईयर टू ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद में कभी और नीचे आए तो कैश फ्लो कैसा है कंपनी में, वो भी आपको यहाँ पे हर साल दिखाई देने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आरओई आपको हर साल का देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोमोटर का जो कॉलम हमने देखा था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी है, एफआईआईज और डीआईएस की, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे एफआईआईज की। कभी आपने देखा तो एफआईआईज ने इतना स्टॉक में इतनी होल्डिंग यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद में गवर्नमेंट के पास कितना है और पब्लिक के पास कितना है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों एफआईआईज और डीआईएस के पास कभी इसकी होल्डिंग ज़्यादा है तो यानी वो सब एनालिस करके कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाते, तो यहाँ पे कभी उनके पास ज़्यादा है तो ये कंपनी अच्छी तरीके से वर्क कर सकती, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पे कभी आपने देखा तो एक ही पेज पे आपको ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है दोस्तों, और आप इजीली यहाँ पे उसका एनालिस कर सकते। कभी आपने कौन सा भी स्टॉक यहाँ पे प्लेस किया, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक का सब रेशो आ गया, और फिर से आप नीचे जाके सब कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हो। आपको सब डाटा यहाँ पे एसबीआई का देखने को मिलने वाला है। खाली आपको स्टॉक यहाँ पे डालना है, सब आपको कंपनी का कच्चा चिट्ठा यहाँ पे ओपन हो जाने वाला है दोस्तों। फिर से यहाँ पे एचडीएफसी बैंक पे आए, यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रही, उस पर कभी आपने क्लिक किया तो कंपनी के वेबसाइट पे हम यहाँ पे तुरंत आ जाते हैं। तो आप जिस भी कंपनी का यहाँ पे एनालिस कर रहे हैं तो आप इस साइड पे जाके कंपनी की वेबसाइट कैसी कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाती है सब यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। 10 मिनट लगता है दोस्तों एनालिस करने के लिए अच्छे स्टॉक को। आपने कभी एक सब क्राइटेरिया देख लिया तो कंपनी के पेज पे जाके भी उसकी आप ऐड, कौन से नए प्रोडक्ट वो लॉन्च करने वाले, वो सब डाटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल का भी ग्रुप है, वहाँ पे भी आप सवाल पूछ सकते हो। कंपनी के कंपैरिजन में आपको देखना है यहाँ पे पर्सनल लोन है, होम लोन है, क्रेडिट कार्ड है, यानी आज के ज़माने के हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है क्या, वो सब आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। नए नए स्कीम कौन सी ला रही है ये भी आपको ईजिली यहाँ पे पता चलने वाला है। दोस्तों कभी इसी प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल के साथ जुड़े रहना है, जिससे कि आपको नए नए आने वाले वीडियो के बारे में पता चल सके। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।